यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो ये थे पुर्तगाली। व्यापार के लिए समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा द्वारा की गई थी और ये सबसे पहले 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। अगला प्रश्न है, कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो ये था जमोरिन, जो कि वहाँ का स्थानीय शासक था। इसने कालीकट बंदरगाह पर वास्को डी गामा का स्वागत किया था। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में पुर्तगालियों ने भारत में अपनी सबसे पहली व्यापारिक कोठी स्थापित की थी। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय नियुक्त किया गया था। दोस्तों, भारत में तंबाकू की कृषि और प्रिंटिंग प्रेस को आरंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है और भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। अगला प्रश्न है, हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत नीले जल की नीति ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो दोस्तों, शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू करने वाला फ्रांसिस्को द अल्मीडा था, जो कि भारत में पुर्तगालियों का वायसराय था। इसने हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। विभिन्न देशों के खोजकर्ताओं के नाम देखते हैं। तो ये देखिए, वास्को डी गामा, इसने भारत के लिए यूरोप से भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। कैप्टन जेम्स कुक, ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक द्वारा की गई थी। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप यानी उत्तमासा अंतरीप की खोज की थी। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था। दोस्तों, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति यानी कार्टेज आर्मेडा कारवां सिस्टम प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पुर्तगालियों के बाद भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? तो डच हॉलैंड के निवासी थे, जिसको कि वर्तमान में नीदरलैंड कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों के बाद भारत में आने वाले जो विदेशी व्यापारी थे वो डच थे। वो हॉलैंड के निवासी थे, जिसका कि वर्तमान नाम नीदरलैंड है। आइए देखते हैं, भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन किस प्रकार से हुआ था, उनका क्रम देख लेते हैं और वर्ष देखते हैं। इसके साथ ही उन्होंने भारत में प्रथम फैक्ट्री या कोठी कहाँ स्थापित की थी उसके बारे में। तो सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एस्तादो द इंडिया इसका नाम था। पुर्तगाल जो था ये पुर्तगाल देश की थी। स्थापना 1498 ईस्वी में हुई थी और भारत में प्रथम फैक्ट्री इसकी कोच्चि यानी कोचीन में स्थापित की गई थी। दूसरी जो कंपनी थी वो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन की कंपनी थी जो कि सन 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी और सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी। तीसरी कंपनी थी यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड यानी हॉलैंड के निवासी थे ये लोग। डच जो थे 1602 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इसने पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क द्वारा स्थापित की गई थी सन 1616 ईस्वी में। त्रैंकोब्रार यानी त्रावणकोर में इसकी प्रथम फैक्ट्री स्थापित हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी द इंडेस ओरिएंटलेस
फ्रांस द्वारा स्थापित की थी। ये फ्रांस का कंपनी थी। 1664 में इसकी स्थापना हुई थी और पहली व्यापारिक कोठी इसकी फैक्ट्री जो थी वो सूरत में स्थापित हुई थी। कई बार दोस्तों यूरोपीय व्यापारियों का भारत में आगमन का क्रम पूछता है, तो याद रखिएगा पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। बहुत ही अच्छा है। पुड पुड यानी पुर्तगाली, डच, फिर ब्रिटिश को अंग्रेज आप कह लीजिए, फिर डेनिश, फिर फ्रेंच और उसके बाद में सबसे बाद में स्थापित जो कंपनी थी वे स्वीडिश थी। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी का सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया और भारत में सबसे अंत यानी 1961 में भी यही गए थे। तो सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई थी भारत में 1498 में और सबसे बाद में भारत से 1961 में जो है पुर्तगाली गए थे। अगला प्रश्न है, किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी? तो डचों द्वारा मसालों के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई थी। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने। वर्ष 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेजों के मध्य 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? सम्राट अकबर था जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? तो ये था कैप्टन हॉकिंस। ये 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया था। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम जो कि 1611 में स्थापित किया गया था और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। और हैमिल्टन के द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? तो फर्रुखसियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए महाधिकार पत्र जारी किया गया था। दोस्तों, 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ था और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, प्रमुख शहरों के संस्थापक कौन थे? तो शहर है कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना जाब चारनाक द्वारा की गई थी। मद्रास की स्थापना फ्रांसिस डे ने की थी। नई दिल्ली जो है, जो आधुनिक नई दिल्ली शहर है, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा उसका जो है स्थापत्य या वास्तुकला तैयार किया गया था। और बम्बई गेराल्ड आंगियार द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यूरोप वासियों के लिए सर्वप्रथम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? ये था बिहार। और वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के शासनकाल में। और फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। तो याद रखिएगा, सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया था? ये पांडिचेरी में था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। बांडीवास का युद्ध जो 1760 ईस्वी में लड़ा गया था, अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था बांडीवास का युद्ध, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रेंच सेना को पराजित किया था।
कर्नाटक का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था कर्नाटक का युद्ध। और प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ था? एक्स ला चैपेल की संधि 1748 के द्वारा प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। यहाँ पर देखिए कर्नाटक युद्ध के बारे में। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो कि 1746 से 1748 ईस्वी तक चला था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध ये था। और इसकी अंत जो था वो एक्स ला चैपल की संधि 1748 द्वारा हुआ था। इसका परिणाम अनिर्णित रहा था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1751 से 1755 तक चला था, कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था। और पांडिचेरी की संधि द्वारा 1755 द्वारा ये समाप्त हुआ और इसके द्वारा ब्रिटेन मजबूत स्थिति में आ गया था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 ईस्वी तक लड़ा गया। ये एक सप्तवर्षीय और औपनिवेशिक कारण के द्वारा लड़ा गया युद्ध था। पेरिस की संधि 1763 के द्वारा इसका अंत हुआ और इसमें फ्रांस की पराजय हुई थी। दोस्तों, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया था। जो कंपनी जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, इसका पूरा नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज था। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाबों के संबंध में जो प्रश्न हैं उनके बारे में आइए देखते हैं। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां। 1717 से 1727 ईस्वी तक इसका शासन रहा। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अली वर्दी खां की। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई थी प्रसिद्ध ब्लैक होल घटना। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि संपन्न हुई थी। दोस्तों, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध में 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। इसलिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। और प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? आलमगीर द्वितीय। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो दोस्तों, प्लासी के युद्ध के बाद नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई और मीर जाफर जो कि उसका सेनापति था वो नवाब बना था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से, जो कि 23 जून 1757 से लड़ा गया था। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां देख लेते हैं। घटनाएं और वर्ष। दोस्तों, ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुई थी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 से प्रारंभ हुआ था। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि 1773 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हराकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो मीर कासिम को। 1760 में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और माना जाता है कि बक्सर के युद्ध द्वारा अंग्रेजों का प्रभुत्व भारत में वास्तविक रूप से स्थापित हो गया था। अगला प्रश्न है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। दोस्तों, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला और क्लाइव के मध्य, और इलाहाबाद की द्वितीय संधि जो हुई थी वो क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच संपन्न हुई थी।
अगला प्रश्न है, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? इलाहाबाद की संधि द्वारा। और स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों, अंग्रेजी गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया था। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ये देखिए, उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक कौन थे और उनका स्थापना जो वर्ष था वो क्या था? बंगाल की स्थापना 1757 से 1727 के बीच में मुर्शीद कुली खान द्वारा की गई थी। हैदराबाद 1724 ईस्वी में निजामुल मुल्क, जिसका कि वास्तविक नाम चिनकिलिच खां था, इसके द्वारा की गई थी। भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी में चूड़ामन और बदन सिंह द्वारा। कर्नाटक की स्थापना 18वीं शताब्दी में सदातुल्ला खां द्वारा की गई थी। और अवध जो था 1722 से 24 ईस्वी के बीच सआदत खान यानी बुरहान उल मुल्क के द्वारा अवध की स्थापना की गई थी। जयपुर जो उत्तर मुगलकालीन राज्य था, जयपुर का 18वीं शताब्दी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा स्थापित था। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी में मोहम्मद खां बंगस द्वारा। और मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली द्वारा स्थापित किया गया था। ये सब उत्तर मुगलकालीन राज्य थे और उनके संस्थापक। दोस्तों, वर्ष 1842 से 44 तक भारत में जो ब्रिटिश सेना का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर लॉर्ड एलनबरो था, इसका कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। अब आइए प्रमुख क्षेत्रीय राज्यों पंजाब और मैसूर के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको देखते हैं। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को, जिन्होंने कि 1799 ईस्वी में सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। महाराजा रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे और महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी लाहौर में स्थित थी। अगला प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। और 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि संपन्न हुई थी। दोस्तों, महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे और उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उन्होंने मेरी दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1806 ईस्वी द्वारा। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड्ग सिंह जो थे महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महत्वपूर्ण संधियों के बारे में देखते हैं। दोस्तों, पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि 1782 में। देवगांव की संधि 1803 में। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 ईस्वी में। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1806 में। और अमृतसर की संधि जो थी वो 1809 ईस्वी में संपन्न हुई थी। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियांवाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड गफ के द्वारा किया गया था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह थे। और वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के बाद भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो ये लॉर्ड डलहौजी था, जब 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य का विलय हुआ था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हैदर अली के द्वारा की गई थी मैसूर की स्थापना। अब आइए देखते हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। आंग्ल मैसूर संघर्ष जो था, ये 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इसमें मैसूर का शासक हैदर अली था और बंगाल के गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली था। और मद्रास की संधि 1769 द्वारा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और इसमें हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ था।
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 के मध्य हुआ था। हैदर अली के शासनकाल में वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर था और इस समय 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 के बीच में लड़ा गया था, इस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर था और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी के द्वारा इसमें टीपू सुल्तान की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान के शासनकाल में लड़ा गया था। अंग्रेजी सेना का जो बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड बेलेजली था। मैसूर सहायक संधि के द्वारा इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना हुई थी और अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की थी। दोस्तों, सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। तो याद रखिएगा, महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको आइए देखते हैं। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब स्थापित हुआ? इलाहाबाद की संधि 1765 द्वारा। बंगाल में द्वैध शासन किसके द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड क्लाइव के द्वारा। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। और भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता वारेन हेस्टिंग्स को माना जाता है। दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। तो याद रखिएगा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे और यह जो इस समय गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स था। भारत में पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त है? सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग जो थे उनके बारे में आइए देखते हैं। एचिंसन आयोग 1886 में लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल था उस समय। इस्लिंगटन आयोग 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बना था और ली आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? तो ये था ली आयोग। इसके सुझाव पर संघीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड बेलेजली ने। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? यह था हैदराबाद। 1798 ईस्वी में इसने सहायक संधि स्वीकार की थी। व्यापगत का सिद्धांत या राज्य हड़प नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसके द्वारा लागू किया गया था? तो दोस्तों, राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला है कि राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। और किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के आधार पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, व्यापगत सिद्धांत या राज्य हड़प नीति के अंतर्गत अभिगृहित किए गए जो राज्य थे और उनका वर्ष। तो सबसे पहले सतारा को वर्ष 1848 में, जैतपुर को 1849 में, संभलपुर को 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854 और अवध को 1856 के में व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इसको अभिगृहित कर लिया गया था।
चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति किससे संबंधित है? तो जॉन लॉरेंस से संबंधित है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड किसके कार्यकाल में निर्मित हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। और दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। अगला प्रश्न है लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? तो ये था स्ट्रेची आयोग 1880 में। ये भारत का प्रथम अकाल आयोग था जो कि लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। यहाँ पर देखिए ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार, तो नेपाल को ब्रिटिश जो है नेपाल का 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में जो है नेपाल पर अधिकार किया गया। सिंध पर 1843 में लॉर्ड एरनबेलो के शासनकाल में, और भूटान पर 1865 में लॉर्ड लॉरेंस के शासनकाल में, तथा बर्मा पर 1885 में लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में अधिकार किया गया था। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी 1848 से 1856 तक का शासनकाल था, और जब ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव से संबंधित जो प्रश्न हैं वो देखते हैं। धन निष्कासन के सिद्धांत यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। और यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो ये विचार कार्ल मार्क्स का था, जिसने ये कहा था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति अत्यंत घिनौनी है। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। इंडिया टुडे रजनी पामदत्त की कृति है। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? J.N. टाटा, जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा 1907 ईस्वी में टिस्को की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी को सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कावस जी डाबर के द्वारा 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी सूती वस्त्र की फैक्ट्री थी, ये स्थापित की गई थी। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में। और भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? 1833 ईस्वी में। दोस्तों डाकू राज्य 1765 से 1772 के काल को किसने अंग्रेजी शासन के काल को डाकू राज्य कहा है? तो प्रसिद्ध इतिहासकार K.M. पडिक्कर ने 1765 से 1772 के कार्यकाल को डाकू राज्य कहा है। यहाँ पर आइए देखते हैं प्रमुख कृषि पद्धतियाँ। तिनकठिया प्रथा। दोस्तों तिनकठिया प्रथा का नाम आता है, इसकी विशेषता क्या थी? तो इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। इसे तिनकठिया पद्धति कहा जाता है। ददनी प्रथा। तो इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे, जिसको ददनी प्रथा कहा जाता है। अब आइए देखते हैं ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। तो दोस्तों ब्रिटिश काल में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था प्रचलित थी। अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी बंदोबस्त, दूसरा रैयतवाड़ी और तीसरा महलवाड़ी। दोस्तों अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में प्रारंभ की गई थी और इसमें समस्त ब्रिटिश भारत का 19% भाग आच्छादित था।
रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो जो कि 1720 में प्रारंभ की गई थी, बम्बई, मद्रास और असम में समस्त ब्रिटिश भारत का 51% हिस्सा रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल था। इसके अलावा महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा 1822 में शुरू की गई थी। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का हिस्सा इसमें शामिल था, जिसके अंतर्गत समस्त ब्रिटिश भारत का 30% भाग शामिल होता था। दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था जो थी, इसमें भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को दे दिया जाता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की थी। तो अस्थाई बंदोबस्त में जो है ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी जमींदार की होती थी, जबकि ये जो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी रैयत यानी किसानों को होती थी और कर की दर रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33% से लेकर 55% तक थी। इसके अलावा जो महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसमें भूमि पर गांव का अधिकार होता था और ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखियाओं की होती थी और यहाँ पर कर की दर लगभग 60% तक थी। इन भू राजस्व व्यवस्थाओं का क्या प्रभाव पड़ा था? तो दोस्तों, पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हो गया था, कृषकों में दरिद्रता आ गई थी, कृषि में ठहराव और अवनति आई, पुराने जमींदारों का उन्मूलन और नए जमींदारों का उदय हुआ तथा कृषि का वाणिज्यीकरण प्रारंभ हो गया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? ये रैयतवाड़ी थी। अस्थाई बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। दोस्तों, भारत में रेलवे का जनक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी के प्रयत्नों के कारण महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से थाणे तक प्रथम ट्रेन चलाई गई थी। अगला है दोस्तों, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। तो इजारेदारी प्रथा गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारंभ किया था। अब आइए देखते हैं 1857 की क्रांति, जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उससे संबंधित प्रमुख प्रश्न। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई? तो मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी 1857 की क्रांति। मेरठ को क्रांति नगरी भी कहा जाता है। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? बैरकपुर, पश्चिम बंगाल में। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी 1857 के स्वाधीनता संग्राम के प्रतीक रहे थे। वर्ष 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। दोस्तों, इसके अलावा जो देखा जाए, अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? पामर्स्टन। याद रखिएगा, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामर्स्टन थे। और 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किलों पर पहुंचना, ये इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य से थे? तो अवध क्षेत्र से थे सर्वाधिक सैनिक। अगला प्रश्न, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और केंद्रीय संगठन की कमी और सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह जो था, ये असफल हो गया था। इसमें किसी केंद्रीय संगठन की कमी थी और कोई सुनियोजित रणनीति नहीं थी। अगला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में प्रथम प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई, जिनके बचपन का नाम मनु था, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था।
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया था? कैप्टन ह्यू रोज ने। और असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? दीवान मनीराम दत्त। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला। मौलवी अहमदुल्ला को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? तात्या टोपे। दोस्तों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। यहाँ पर देखिए एक चार्ट के माध्यम से 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता के बारे में जानते हैं। दिल्ली में विद्रोही नेता बहादुर शाह द्वितीय था और सैन्य नेतृत्व बख्त खां के द्वारा किया गया था। विद्रोह की तिथि 11 मई 1857 थी और इसका दमनकर्ता निकलसन और हडसन थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर ने विद्रोही नेता के रूप में जो है 1857 की क्रांति में भाग लिया। 4 जून 1857 को विद्रोह की तिथि थी और कालिन कांपबेल जो है दमनकर्ता सेनापति था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई विद्रोही नेता और ग्वालियर में तात्या टोपे थे। 4 जून 1857 को यहाँ विद्रोह प्रारंभ हुआ था। जनरल ह्यू रोज ने इस विद्रोह का दमन किया था। कानपुर में नाना साहब तात्या टोपे थे। 5 जून 1857 को विद्रोह प्रारंभ हुआ। कॉलिन कैंपबेल ने कानपुर के विद्रोह का दमन किया था। इलाहाबाद में लियाकत अली विद्रोह के नेता थे। 6 जून 1857 को यहाँ पे विद्रोह प्रारंभ हुआ और कर्नल नील ने दमन किया था। फैजाबाद में विद्रोही नेता मौलवी अहमदुल्ला थे। जून 1857 में फैजाबाद में जो है विद्रोह प्रारंभ हुआ था और कर्नल नील ने यहाँ पर इस विद्रोह का दमन किया था। जगदीशपुर जो बिहार में है, कुंवर सिंह और अमर सिंह विद्रोही नेता थे। 12 जून 1857 को वहाँ पर विद्रोह प्रारंभ हुआ था। विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने विद्रोह का दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खान ने जून 1857 में विद्रोह किया। विंसेंट आयर ने बरेली में विद्रोह का दमन किया था। और फतेहपुर में अजीमुल्ला ने 1857 ईस्वी में विद्रोह किया था। जनरल रेनार्ड इसने फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का अंत किया था। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह था उस समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे और इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया था और इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। तो 1857 की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये था कि भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया और भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। और वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? पील आयोग, पील कमेटी का गठन किया गया था भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग को। और 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? तो ये थे मिर्जा गालिब। दोस्तों, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तो याद रखिएगा, शिक्षित मध्यम वर्ग और जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था और तटस्थता बनाए रखी थी। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। और 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसमें बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर के सिंधिया ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। 1857 की क्रांति पर आधारित प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक देखते हैं।
द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता की है। फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर यानी वीडी सावरकर द्वारा। 1857 यस यन सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 आर.सी. मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी.आर. होम्स। रिबेलियन 1857 पी.सी. जोशी। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान। काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट की रचना सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। दोस्तों, ये जो 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। और 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी थी? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये कथन किसका है? तो दोस्तों, ये कथन आर.सी. मजूमदार का है। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। एस.एन. सेन भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। 1857 के विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत देखते हैं। एस.एन. सेन, ये कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ, ये एस.एन. सेन का कथन है। अशोक मेहता का कथन है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वीडी सावरकर ने कहा कि 1857 का विद्रोह एक सुनिश्चित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार का कथन है कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस का मत है कि यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिज़रायली का विचार है कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी. रॉबर्टसन का मानना है कि 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, ये सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष माना है टी.आर. होम्स ने। डब्ल्यू टेलर और जेम्स आउटरम का कथन है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। रीज का कथन है कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। दोस्तों, 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत आधुनिक भारत के इतिहास का पहला भाग। इसके 4 भाग और हैं जिसको हम कवर करेंगे आगे की वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।